संजीवनी नगर थाना क्षेत्र साई कॉलोनी निवासी डॉक्टर के सुने मकान से सोने चांदी के जेवर एवं नकदी ले चंपत हुए चोर। पुलिस जांच में जुटी। आज सोमवार को सुबह लगभग 10 बजे थाना संजीवनी नगर पुलिस को लक्ष्मीकांत मेमोरियल स्कूल के सामने साई कॉलोनी निवासी डॉक्टर गजेंद्र सिंह के घर में चोरी होने की सूचना पर जब मौके पर पहुंची पुलिस ने तब डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया कि वह अपने पैतृक मकान में रात को चला गया था। वहीं उसे सुबह जानकारी लगी कि उसके घर में चोरी हुई है। जब गजेंद्र ने मौके पर अपने घर पर जाकर देखा तब देख के घर से सोने चांदी के जेवर एवं नगद रुपए सब गायब थे। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सर, मैं साई कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र सिंह है। और सर, कल रात को मैं 7:30 बजे के आसपास 7:30-8 बजे यहाँ से अपने नेटिव प्लेस पे जहाँ मैं रहता हूँ, परमानेंट मेरा जो एड्रेस, वहाँ गया था। उसके बाद सुबह 8 बजे मुझे पता चला कि घर में चोरी हो गई है। साई कॉलोनी सर, ये संजीव नगर। सर, सोने की 2 चैन सोने की हैं, एक जोड़ी कंगन है और कान के बाले हैं और हाथ के कंगन, चैन, ये सारी चीजें हैं। और चांदी का कुछ सामान है सर, 3 चैन है चांदी की और 7 जोड़ी बिछी। सर, लगभग उनकी कीमत आज के रेट पे हो गई वही 7-8 लाख रुपए का होगा। सर, कैश था 4.5 लाख। डॉक्टर गजेंद्र सिंह। जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी का 6 जून को तबादला होने के बाद भी 18 दिन भी जाने के बाद वह अपने पद को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके विरोध में आज जबलपुर नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा की नेतृत्व में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी पहुंची और जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी को पद से मुक्त करने के लिए जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस ने जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी को भ्रष्ट और कर बताते हुए इस पद से तुरंत मुक्त करने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द घनश्याम सोनी को पद मुक्त नहीं किया जाता तो इस पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि घनश्याम सोनी 6 जून को जारी किए गए ट्रांसफर आदेश के अनुसार भोपाल के मदरसा बोर्ड के सचिव बना दिए गए हैं। उसके बाद भी 18 दिन बीतने पर वह अपने पद छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए, भ्रष्ट सत्ता का गुलाम शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी, जो कि लगभग 20 साल में से जबलपुर में है, कहीं किसी स्कूल का प्रचारक बन जाता है, कहीं प्रिंसिपल बन जाता है और अब स्थिति यह है कि सत्ता की गुलामी कर करके कई सालों से जबलपुर में जिला शिक्षा अधिकारी है। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, जबलपुर शहर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उसके भ्रष्ट आचरण को ना जानता हो। शिक्षा विभाग का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो घनश्याम सोनी से ठगा ना गया हो। हमेशा सत्ता की चापलूसी करके अपने पदों पर बना रहता है। 6 तारीख को घनश्याम सोनी का ट्रांसफर हो जाता है और आज लगभग 18 दिन हो गए हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। हो सकता है कहीं कहीं पहले के बयाने लेके रखा हो, पहले के एडवांस लेके रखा हो भ्रष्टाचार के, उसकी पूरी उगाही करने के लिए सरकार के द्वारा उसको और छूट दी जा रही है। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं इस भ्रष्ट अधिकारी को इसके पद से विमुक्त करने, इसको इसकी कुर्सी से उतारने के लिए। और हम लोगों को अभी खबर लगी है कि जैसे ही इसको पता चला कि कांग्रेस परिवार के लोग उसको कुर्सी से मुक्त करने आ रहे हैं तो पुनः भोपाल दौड़ गया है अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए। मैं आपके माध्यम से माननीय कलेक्टर से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये वह व्यक्ति है जिसने जबलपुर शहर को लूटा है, जबलपुर की शिक्षा व्यवस्था को खाक में मिटा दिया है। इसकी स्थिति, इसकी आप आर्थिक स्थिति अगर देखें, इसकी अगर संपत्ति की जांच कर लें तो कई करोड़ों की संपत्ति आपको नजर में आएगी। मगर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते उसको खुली छूट दी जा रही है भ्रष्टाचार करने के लिए। शिक्षा व्यवस्था की ये स्थिति है कि आप जो यहाँ पर जबलपुर शहर में टीचर हैं उनसे पूछें, जो छात्र हैं आप उनसे पूछें। जैसे तैसे जबलपुर को एक राहत मिली थी कि कम से कम ये शिक्षा अधिकारी जबलपुर में तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, इसका स्थानांतरण हो गया है। मगर आज 18 दिन के बाद वो कुर्सी नहीं छोड़ रहा है। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी सरकार, माननीय कलेक्टर जी उसको यहाँ पर रोक के रखे हैं। तो ये हम लोगों का नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से कुर्सी से अलग करें। अगर जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से अगर यहाँ से अलग नहीं किया जाता है, कल हम लोग माननीय कलेक्टर का भी घेराव करेंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे और अगला आंदोलन हम लोगों का कलेक्टर के खिलाफ होगा। थाना प्रभारी रांची उमेश गोल्हानी ने बताया कि देर रात काम्बिंग गश्त के दौरान चुंगी नाका होते हुए बापूनगर टूटी दीवार के पास एक दुबला पतला बालक लाल रंग की टी शर्ट एवं काले रंग का जींस पहने सफेद रंग की बिना नंबर की टीवीएस जुपिटर लेकर खड़ा था, जो पुलिस को देखकर अपनी जुपिटर छोड़कर भागने का प्रयास करने लगा।
आचरण संदिग्ध लगने पर घेराबंदी कर 14 वर्षीय बालक को पकड़ा गया। संदेह होने पर जुपिटर स्कूटी की डिक्की खुलवाकर चेक करने पर काले रंग के थैले में 2 पैकेट में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा मिला। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए तौल करने पर 1 किलो 750 ग्राम गांजा कीमती लगभग 35,000 रुपए का होना पाया गया। अपचारी बालक से युक्त मादक पदार्थ गांजा के संबंध में पूछताछ करने पर सिंधी कैंप निवासी विशाल चक्रवर्ती द्वारा काले रंग के थैले में 2 पैकेट गांजा रखकर अपनी सफेद रंग की जुपिटर देकर रांझी चुंगी नाका के पास बापू नगर में टूटी दीवार के पास एक सफेद रंग की शर्ट पहने लड़का मिलेगा जिसे गांजा दे देना कहते हुए भेजा बताया गया था। 14 वर्षीय अपचारी बालक से अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं बिना नंबर की जुपिटर जब्त करते हुए विधि विवादित बालक एवं आरोपी विशाल चक्रवर्ती के विरुद्ध धारा 8-20 एनडीपीएस एक्ट तथा 39 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई। देखिए, थाना रांझी को एक अच्छी सफलता मिली है, क्योंकि अभियान भी चल रहा है कि जुआ सट्टा शराब और मादक पदार्थों पर प्रभावी कार्रवाई करना है। पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश भी है। इसी के तारतम्य में हमारी थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। और ये कॉम्बिंग गश्त के दौरान एक संदिग्ध अवस्था में लड़का जो है बापू नगर के पास खड़ा मिला था। और पुलिस को देख के वो स्कूटी छोड़ के यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करने लगा। घेराबंदी करके उसको पकड़ा तो वो उसने अपना नाम बताया, क्योंकि वह अपनी उम्र 14 वर्ष बताया, तो नाबालिग लड़का था। उसका नाम मैं आप बता नहीं सकता हूँ। तो उस लड़के ने बताया कि उसको उनके मोहल्ले का एक व्यक्ति है, उसने वो चीज़ यहाँ भेजा था और किसी को देने के लिए भेजा था। तो विस्तृत उससे पूछताछ हुई है, तो उसने जो नाम बताया जिसके लिए वह काम कर रहा था, वो विशाल चक्रवर्ती सिंधी कैंप का रहने वाला है, उसका नाम बताया। उसी की गाड़ी में यह लाया था। तो नाबालिग बच्चे से जो है लगभग 2 किलो गांजा और एक गाड़ी बरामद हुई है। गाड़ी विशाल चक्रवर्ती की है। विशाल चक्रवर्ती को भी आरोपी बनाया गया है। जिसके लिए वह गांजा भेजा था, तो वो उसका पता विशाल चक्रवर्ती जानता है। शीघ्र ही विशाल चक्रवर्ती की तलाश करके और उससे आगे इसमें कड़ी जोड़ी जाएंगी। पूरी कड़ियाँ जोड़ के इसमें जो भी दोषी हैं उनका हम पता लगा के उनको सलाखों के अंदर करेंगे। जबलपुर से आ रही है कुछ ताजा खबरें। खाद न मिलने से नाराज किसानों और युवा कांग्रेसियों ने किया हंगामा। किसानों ने युवा कांग्रेस के साथ मिलकर किया शहरपुरा में चक्का जाम। सड़क पर जाम लगाकर किसानों ने दिया बीच सड़क पर धरना। खाद्य वितरण करने वाले प्रभारी कंप्यूटर ऑपरेटर को भी हटाने की कर रहे मांग। मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा किसानों को दी जा रही समझाइश। जबलपुर के थाना शहपुरा क्षेत्र का है ये मामला। मिलने की वजह से नहीं कर रहे हैं। खाद तो कम मिल ही रही है, डीएपी तो कम मिल ही रही है। वो एक्चुअली इस बात को लेकर कर रहे हैं कि वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से टोकन बटे थे। उनका कहना था कि टोकन कुछ और बटे थे और जो वितरण प्रभारी है उसने डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और टाइप से किया है। मैंने सभी अधिकारियों को यहाँ से रवाना कर दिया है। मौके पे वहाँ तहसीलदार और पुलिस के अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। एसडीएम को मैंने भेजा और मैंने कहा कि यदि वितरण में किसी ने कोताही की है, जो पहले से प्री डिसाइडेड व्यवस्था है कि हम ट्रांसपेरेंट मैनर में वितरण करेंगे, हम पारदर्शी तरीके से वितरण करेंगे, पहले से टोकन बांटेंगे, लाठी के आधार पर निकालेंगे और उसमें यदि किसी ने गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, ये जो किसानों की जो ये वाली जो खाद की समस्या है डीएपी की जितनी डिमांड है उसके अनुपात में डीएपी कम आ पा रही है। आप जानते हैं पिछले साल भी यही स्थिति थी। उसके जो वैकल्पिक उपाय हैं वो हमारे पास उपलब्ध है पर्याप्त संख्या में। तो इसके बाद भी जब भी कभी एक रेक इसकी आती है, डिमांड से ज़्यादा लोग उसमें लगते हैं, तो इसीलिए अपन लॉटरी के माध्यम से, टोकन के माध्यम से बंटवा रहे हैं। रेवेन्यू के ऑफिसर्स उसको पर्सनली उसको देख रहे हैं। अभी जो शाहपुरा में दिक्कत समझ में आई है वो यही आई, शुक्रवार को तो बहुत अच्छा बटा था वहाँ पे। शुक्रवार को जो टोकन बटे थे जिनके आधार पे आज मंडे को डिस्ट्रीब्यूशन होना था, मुझे तहसीलदार बता रहे हैं कि वो नाम मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह यदि कुछ अधिकारी कर्मचारी नीचे लोअर लेवल पे यदि गड़बड़ी करते हैं, उसकी वजह से यदि किसानों का कोई आक्रोश होता है तो मुझे लगता है वो जायज़ है। हमने उनको कहा है कि हम उसको एड्रेस करेंगे और यदि किसी ने गड़बड़ी की है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और व्यवस्था को सुधारेंगे। सर, बिना बताए ये चक्का जाम कर रहे हैं जो पूरे रोड जाम। ये गलत है। ये आपको मतलब किसी भी तरह की कोई शिकायत यदि आपको है तो आपको प्रशासन के नॉलेज में लाना चाहिए और थोड़ा सा धीरज रख के इंतजार करना चाहिए कि प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। हम पूरी तरीके से, प्रशासन और शासन पूरी तरीके से किसानों के साथ है। हर तरह की सुविधा उनको देना चाहते हैं और जितने बेहतर तरीके से इंतजाम हो सकते हैं उतने तरीके से करने की कोशिश करेंगे।
26 जून को आयोजित होगी प्राकृतिक खेती को लेकर चौपाल। तैयारी का किया निरीक्षण करने मानस भवन पहुंचे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और तकनीकी ज्ञान देने के लिए जुटेंगे विशेषज्ञ। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह सहित अनेक मंत्री भी होंगे शामिल। विशेषज्ञों के द्वारा चौपाल के माध्यम से किसानों को दी जाएगी प्राकृतिक खेती की जानकारी। इस खेती में उपयोग में लाई जाने वाली प्राकृतिक खाद के उत्पादन पर भी होगा गंभीर विचार विमर्श। जी कार्यक्रम है 26 तारीख को चौपाल का। गुजरात के राज्यपाल साहब भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और आप भी मौजूद हैं। किस तरीके से पूरा करेंगे? देखिए, भारत में एक संपन्न कृषि का इतिहास 9000 वर्ष प्राचीन है और ऋषि पाराशर ने कृषि पाराशर पुस्तक में, ग्रंथ में बहुत विस्तार से भारत के कृषि इतिहास का उल्लेख किया है। और हमारा विज्ञान इतना उन्नत था कि ऋतु चक्र के आधार पर ही ये तय कर लिया करते थे कि फसल कब और किस तरह से लगाना है। यहाँ से ही कृषि विज्ञान पूरे विश्व में गया। लेकिन कालांतर में जो परिस्थितियाँ बनी गुलामी के बाद की, तो एक तरह से हम सभी रासायनिक खेती पर निर्भर होते चले गए और रासायनिक खेती के जो दुष्परिणाम हैं वो हम सभी के सामने हैं। पंजाब में हमने देखा कि हरित क्रांति के बाद जिस तरह से वहाँ रसायन का उपयोग शुरू हुआ खेती में, उससे बहुत तेज़ी से बीमारियाँ भी बढ़ीं। कैंसर, डायबिटीज़, और कैंसर की स्थिति तो ये थी कि वहाँ चलने वाली ट्रेन को कैंसर एक्सप्रेस ही कहते थे। अब धीरे धीरे पूरे देश में उसका उपयोग बढ़ता गया और हमारा एक क्षेत्र भी अब अछूता नहीं है। कहीं ना कहीं कम से कम जन जागरण हो, लोगों में जागरूकता आए, इस दृष्टि से सभी के प्रयास होना चाहिए। लगभग 10 वर्ष पूर्व मैंने जैविक खेती पर भी एक कार्यक्रम किया था, लेकिन अब समय की मांग है, वो है प्राकृतिक खेती। जैविक खेती की तैयारियों में किसान को काफ़ी समय भी लगता है और काफ़ी तैयारियां करना पड़ती है, उसमें उसको कठिनाई जाती है। लेकिन प्राकृतिक खेती आसान और बेहतर तरीका है कृषि का। और प्राकृतिक खेती के बारे में किसान बारीकी से समझें, इस दृष्टि से अभी 26 जुलाई को एक चौपाल प्राकृतिक खेती के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें गुजरात के गवर्नर माननीय आचार्य देवव्रत जी, जो प्राकृतिक खेती के एक बड़े हस्ताक्षर हैं, बड़े विद्वान और जानकार हैं, उन्होंने देश में प्राकृतिक खेती को एक नई दिशा दी है। वो स्वयं मुख्य वक्ता के रूप में इसमें पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जो लगातार देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनका आग्रह बार बार प्राकृतिक खेती के लिए है, उसी दिशा में मध्य प्रदेश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव जी भी यहाँ पर रहेंगे, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री भी यहाँ पर रहेंगे और एक तरह से एक वर्कशॉप यहाँ पर संपन्न होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी और गवर्नर गुजरात, इन सभी का जो मार्गदर्शन है वो प्राप्त होगा। और प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारी कोशिश होगी कि इस क्षेत्र में भी जो प्राकृतिक खेती को करने वाले लोग हैं, उनके अनुभव कथन भी हों, ताकि किसान बड़ी संख्या में ये समझ सकें कि प्राकृतिक खेती के लाभ क्या हैं और रासायनिक खेती के नुकसान क्या हैं। तो ये कोशिश है जन जागरण की। आजकल फिल्मी दुनिया से प्रेरित होकर बहुत से युवा जानलेवा अवैध हथियारों के साथ बेवकूफ होकर वीडियो बना रहे हैं। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर लाइक और व्यूज पाने की होड़ ने युवाओं को अपराध की राह पर ला दिया। कुछ इसी तरह का मामला मझौली थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर मझौली थाना क्षेत्र में एक युवक ने सोशल मीडिया पर दबदबा बनाने के लिए गैंग बना ली
और अपने साथियों के साथ हथियारों के साथ वीडियो फोटो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किए। वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से चाइना चाकू, लोहे की कटार, नकली पिस्टल और अन्य हथियार बरामद किए हैं। सभी आरोपी मझौली थाना क्षेत्र के ग्राम बनखेड़ी और आसपास के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि इंस्टाग्राम पर लाइक और व्यूज बढ़ाने के लिए उन्होंने हथियार के साथ वीडियो बनाकर अपलोड किए थे। हाँ, अभी लगातार जबलपुर में यंगस्टर्स लोग हैं, कुछ बदमाश लोग हैं, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, फेसबुक वगैरह हो गया, वहाँ पे रील्स बनाते हैं। उस रील्स में निषेधित हथियार होते हैं, ये चाइना वाले चाकू होता है, तलवार वगैरह होता है और बका वगैरह होते हैं। इसको प्रदर्शन करते हुए हाईलाइट होने के लिए कोशिश करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे यंगस्टर्स लड़के भी पिस्टल और बंदूक का भी प्रदर्शन करते हुए पीछे कोई एक डॉन की म्यूज़िक लगाते हुए हाईलाइट होने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक सोशल मीडिया ग्रुप को भी एक्टिव की है और ऐसे कौन कौन आदमी लोग, गुंडे बदमाश लोग ऐसे प्रदर्शन करते हुए लोगों के बीच में एक डर की भावना या भय की भावना क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं लगातार और उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। लगभग 3-4 महीने से हमने 100 से ज़्यादा ऐसे इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर कौन कौन बना रहे हैं उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और बाकी इसके अलावा भी चाकू वगैरह और निषेधित हथियार लोगों को कौन कौन कैरी कर रहे हैं उस लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं सरप्राइज इंस्पेक्शन के थ्रू। और कौन कौन आदमी ये हथियारों को कैरी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम लगातार आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये हथियार इनको कहाँ से मिल रहा है, क्या ये भी कुछ ऐसा कुछ जानकारी कि कहाँ से? 2-3 सोर्सेस हो सकता है। एक तो ऑनलाइन सोर्स है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ऐसे वेबसाइट से इनको हथियार ईज़ी से मिल सकता है। और इसमें हमने ऑलरेडी कार्रवाई भी कर चुके हैं। फ्लिपकार्ट के थ्रू हमने बातचीत करके पत्राचार करते हुए फ्लिपकार्ट के थ्रू ऐसे हथियारों का डिलीवरी हमने ऑलरेडी बंद करा चुके हैं जबलपुर में। बाकी वेबसाइट्स के साथ अमेज़न, स्नैपडील के साथ भी हमारा बातचीत हो रहा है। बाकी इसके अलावा लोकल में कितने भी दुकान थे इसमें प्रतिबंधित हथियारों को बेचते थे, ऐसे दुकानों को भी हमने आइडेंटिफाई करके पिछले दिनों में ही उनको बंद कराया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर चुके हैं। और बाकी इसके अलावा बाहर है, जबलपुर के बाहरी ज़िले हैं और बाहरी राज्य, वहाँ से भी मिलने का संभावना है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। सर शहर की कुछ हाई प्रोफाइल टाइप की हाई गिफ्ट आइटम्स की शॉप्स है, जहाँ पर भी ये चीज़ें बड़ी आसानी से अवेलेबल हो रही है। हाँ, अभी तक हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है। ये चाइना वाले चाकू और बटन वाले चाकू कोई सूचना नहीं है और कहाँ पे भी मिलने का सूचना मिलता है ऐसे दुकानों के ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। सर ये जो भी बड़ी कार्रवाई ये रील तक सीमित है कि कोई अभियान को भी? और ये रील तक सीमित नहीं है, ये कहीं पे भी लोग प्रदर्शन करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं, वहाँ पे रोड में कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को चाकू वगैरह दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई ये चलता ही रहेगा। बस रील के लिए सीमित नहीं है, ये नॉर्मल पब्लिक में भी कोई भी प्रदर्शन करते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए।